हेलो।
हाँ जी, गुड आफ्टरनून। कहाँ तक पढ़ लिया था कल? भदनौर का युद्ध। चलो बताओ दे, कुंभा कब से कब तक राजा था? 1433 से 1400। पिता का नाम क्या था? मम्मी का नाम? संरक्षक कौन बनाया गया? कौन सा अभिलेख कहता है उसने पिता की हत्या का बदला लिया? किसको मार के लिया था? तो किसका प्रभाव बढ़ गया था? उसने किसको मरवा दिया? तो उसको मारने के लिए वापस किसको बुलाया गया और किसकी सहायता से मार दिया गया? जोधा ने कहा शरण ली और मंडोर पे किसका कब्जा हो गया? तो आंवल बावल की संधि कब हुई? किस किस के बीच में? और जोधा को वापस क्या दे दिया गया और बाउंड्री क्या बना दी गई? सारंगपुर की लड़ाई कब हुई? किस किस के बीच में? क्योंकि दोनों अपने साम्राज्य का। महमूद खिलजी ने मुगल के हत्यारों को, कुंभा उसके एक विद्रोही की सहायता कर रहा था। और उमर खान ने कहां कब्जा कर लिया? कौन जीता इस युद्ध में? और जीत की याद में नागौर में कौन कौन भाई भाई लड़ रहे थे? कुंभा किसकी सहायता करता है? फिर विद्रोह करके कहां चला गया? कौन से राजा के पास? और कुंभा ने इन दोनों को, चांपानेर की संधि कब हुई? किस किस के बीच में? और दोनों कौन सा युद्ध लड़ने के लिए साथ में आए? और कुंभा ने दोनों को एक साथ है। कुंभा ने सिरोही के एक राजा को हराया था, सहसमल देव। कुंभा की युद्धों में एक स्ट्रेटजी बड़ी शानदार थी। ऐसे मालवा और गुजरात जब दोनों आए तो युद्ध हुआ है बदनौर में। कहां हुआ है? बदनौर। अब ब्यावर में आगे, पहले तो भीलवाड़ा में आता था अपने। इसका मतलब मेवाड़ के अंदर घुस गए वो। मेवाड़ के अंदर तक तो आ ही गए वो। तो ये कुंभा का एक प्लान था कि जब दुश्मन की सेना आए तो उसको अंदर आने दिया जाए। भाई नॉर्मली क्या होता है, कोई भी राजा क्या सोचता है कि मेरी बाउंड्री यदि यहाँ पे तो मैं दुश्मन को यहीं रोक लूं। आपकी राजधानी मान लो यहाँ, तो भाई आने क्यों दूं, मैं बाउंड्री में नहीं घुसने दूं। पर कुंभा का यह था कि इनको अंदर आने दो। अब वो यहाँ आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे तो उनका कॉन्फिडेंस बढ़ता है। अरे यार अपने तो जीतते ही जा रहे हैं। और जब वो अपने बीच में आ जाए तब इधर से पीछे से सप्लाई कट की जाए फिर मारा जाए। छापामार युद्ध। कैसे युद्ध है ना, घेर के मारने की जो तरीका था, गुरिल्ला वॉर। क्या बोलते हैं? नीचे एक लाइन लिखो। कुंभा ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। कुंभा एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। कुंभा ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। कुंभा एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। कुंभा ने छापामार युद्ध प्रणाली अपनाई थी। कुंभा एडोप्टेड गुरिल्ला टैक्टिक ऑफ वॉरफेयर। अब लिखो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। ये तो कुंभा की पॉलिटिकल बातें थी। तो सांस्कृतिक उपलब्धियां, कल्चरल अचीवमेंट्स। और सबसे पहले लिखो स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। स्थापत्य कला, आर्किटेक्चर। राजस्थान में कुंभा के टाइम में आर्किटेक्चर का खूब विकास हुआ, इसलिए कुंभा को कहते हैं राजस्थान की स्थापत्य कला का फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। को ये तो कौन है? लिखो। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। कुंभा को राजस्थान की स्थापत्य कला का जनक कहा जाता है। कुंभा इज नोन एज फादर ऑफ आर्किटेक्चर ऑफ राजस्थान। राजस्थान की स्थापत्य कला का किसको? कुंभा। अब हमने कल एक बात पढ़ी थी कि कुंभा ने क्या बनवाया था? विजय स्तंभ। तो लिखो विजय स्तंभ, हेडिंग डालो।
विक्ट्री टावर, विजय स्तंभ। कोई आदमी जब जीतता है तो उसकी लोकप्रियता कम होती है या बढ़ती है? तो इसका एक नाम और हो गया कीर्ति स्तंभ। क्या हो गया? क्योंकि कीर्ति का मतलब लोकप्रियता, जस आपका। कुंभा ने भगवान विष्णु को डेडिकेट किया था। किसको डेडिकेट किया? तो इसलिए इसका एक नाम हो गया विष्णु ध्वज। क्या नाम हो गया? भगवान विष्णु की सवारी क्या होती है? गरुड़। इसलिए इसका एक नाम है गरुड़ ध्वज। क्या नाम है? क्योंकि इसमें गरुड़ की मूर्ति लगी हुई है। मूर्ति लगी हुई है इसलिए इसको बोलते हैं मूर्तियों का अजायब घर। बताया था मैंने, खूब सारी मूर्तियां, इसलिए नाम क्या पड़ गया इसका? मूर्तियों का अजायब घर, म्यूजियम ऑफ आइडल्स। कोई पूछ ले भाई कौन कौन सी मूर्तियां हैं कि भारत में जितने प्रकार की होती है सारी है, इसलिए इसको बोलते हैं भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश। क्या बोलते हैं? भारतीय मूर्ति कला का विश्व कोश, मतलब जितने प्रकार की हो सकती है सारी है। एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। क्या क्या नाम है इसके बताओ देखे। देखो अब वापस सुन लो, जीतने के बाद बनवाया था इसलिए दो नाम है इसके, विजय स्तंभ और कीर्ति स्तंभ। भगवान विष्णु को डेडिकेट है इसलिए दो नाम है, विष्णु ध्वज और गरुड़ ध्वज। इसमें मूर्तियां मूर्तियां हैं इसलिए दो नाम है, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का लिखो अन्य नाम। विजय स्तंभ लिख लिया, हेडिंग डाल ली विजय स्तंभ। अब लिखो अन्य नाम, अदर नेम्स, और सारे नाम लिख लो। क्या क्या नाम बताओ देखे। कीर्ति, कीर्ति स्तंभ, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, मूर्तियों का अजायब घर और भारतीय मूर्ति कला का विश्व। कीर्ति टावर, विष्णु ध्वज, गरुड़ ध्वज, म्यूजियम ऑफ आइडल्स और एनसाइक्लोपीडिया ऑफ इंडियन स्कल्पचर। उतार लिए सारे नाम? उतार लिए? चलो लिखो। इसकी जो हाइट है ना, इसकी जो ऊंचाई वो है 122 फीट। कितनी है? और इसकी जो चौड़ाई है, विड्थ है, वो है 30 फीट। लिखो ऊंचाई 122 फीट, हाइट और इसकी जो चौड़ाई है वो है 30 फीट, विड्थ जो है इसकी वो 30 फीट। ऊंचाई कितनी है और चौड़ाई कितनी है? दो चीजों से बना हुआ है। एक तो लाल बलुआ पत्थर। किससे बना हुआ है? रेड सैंडस्टोन जो होता है उसका बना हुआ है। और एक यूज में लिया हुआ है इसमें सफेद संगमरमर। क्या यूज में लिया है? व्हाइट मार्बल जो होता है वो यूज में लिया। क्या क्या यूज में लिया बताओ देखे। लिख लो। यह लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया था। क्या बनाया गया है? इट वॉज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। यह लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया था। इट वॉज बिल्ट विथ रेड सैंडस्टोन एंड व्हाइट मार्बल। यह लाल बलुआ पत्थर तथा सफेद संगमरमर से बनाया गया था। नौ मंजिल का है। कितनी मंजिल का है? देखो यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट्स ए 9 फ्लोर बिल्डिंग। यह एक 9 मंजिला इमारत है। इट्स ए 9 फ्लोर बिल्डिंग।
अभी हमने पढ़ा कि इसको मूर्तियों को क्या कहते हैं, अजायब घर, क्योंकि इसमें खूब सारी क्या लगी हुई है, मूर्तियां। पर इसकी जो 8वीं मंजिल है ना, उसमें एक भी मूर्ति, देखो इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल एट एर्थ फ्लोर। इसकी 8वीं मंजिल में कोई मूर्ति नहीं है। देयर इज नो आइडल ऑफ एर्थ फ्लोर। इसकी जो 5वीं मंजिल है ना, उसमें वास्तुकारों के नाम है। किसके नाम है? उनकी मूर्तियां भी लगी हुई है और उनके नाम भी लिखे हुए हैं। वास्तुकार कौन थे इनके? वास्तुकार इनके थे, एक था जेता, क्या नाम था, और उसके 3 बेटे थे, पुंजा, पोमा और नापा। बोलो क्या क्या नाम है? पिता का नाम तो क्या था, जेता, और बेटों के नाम क्या क्या थे, पुंजा, पोमा और नापा। लिखो, 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम लिखे गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर एनग्रेव्ड इन एट 5th फ्लोर। 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम लिखे गए हैं। नेम्स ऑफ आर्किटेक्ट्स आर एनग्रेव्ड एट 5th फ्लोर। मूर्तियां लगी हुई है, मूर्तियों के नीचे नाम है उनके। 5वीं मंजिल में वास्तुकारों के नाम लिखे गए। नाम लिख लो वास्तुकारों क्या क्या? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। जेता पिताजी का नाम है, बाकी 3 बेटे हैं उसके। क्या क्या नाम बताओ देखें? जेता, पुंजा, पोमा और नापा। इसकी जो 3री मंजिल है ना, उसमें एक शब्द लिखा हुआ है अल्लाह। क्या शब्द लिखा हुआ है? 9 बार। कितनी बार? अरबी भाषा में। मुसलमानों की जो पवित्र भाषा थी वो कौन सी थी? अरबी। तो अरबी भाषा में क्या वर्ड लिखा हुआ है? कितनी बार? कौन सी मंजिल में? ऐसे नाम लिखवाते थे क्योंकि मूर्तियां देख के मुस्लिम आक्रमणकारी तोड़ दिया करते थे, तो ये नाम लिखा होगा तो कोई मूर्तियों को जल्दी से तोड़ेगा। देखो, इसकी 3री मंजिल में एट इट्स 3rd फ्लोर, इसकी 3री मंजिल में एट इट्स 3rd फ्लोर 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज एनग्रेव्ड 9 टाइम्स इन अरेबिक लैंग्वेज। 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। वर्ड अल्लाह इज एनग्रेव्ड 9 टाइम्स इन अरेबिक लैंग्वेज। भाषा भी होती 9 बार अरबी भाषा में अल्लाह शब्द लिखा गया है। नौ बार अरबी भाषा में क्या लिखा गया है? अब कुंभा तो इसको बना के चला गया, फिर एक बार इसके ऊपर बिजली गिर गई थी तो ऊपर वाली मंजिल टूट गई, तो उसको दोबारा बनवाया था महाराणा स्वरूप सिंह ने। किसने बनवाया? तो इसका पुनर्निर्माण किसने करवाया था? महाराणा स्वरूप। लिखो, महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। महाराणा स्वरूप सिंह ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। महाराणा स्वरूप सिंह रीबिल्ट इट। जेम्सटोन पढ़ा था हमने। जेम्सटोन कहता है ये कुतुब मीनार से भी ज्यादा अच्छी है। किस ज्यादा अच्छी बताता है? कुतुब मीनार कहां पर है? लिखो, जेम्सटोन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था। जेम्सटोन कॉल्ड इट सुपीरियर देन कुतुब मीनार। जेम्सटोन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था। जेम्सटोन कॉल्ड इट सुपीरियर देन कुतुब मीनार। जेम्सटोन ने इसे कुतुब मीनार से श्रेष्ठ बताया था। जेम्सटोन कॉल्ड इट सुपीरियर देन कुतुब मीनार। किसे श्रेष्ठ बताया था? एक विद्वान व्यक्ति और हुए, उनका नाम है फर्ग्यूसन। एक इतिहासकार हुआ, उसका नाम क्या है? फर्ग्यूसन इसकी तुलना करता है
रोम, इटली की राजधानी कौन सी है? रोम। रोम में एक टार्जन टावर है। कौन सा टावर है? तो फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना किससे की? टार्जन टावर कहां पर है? लिख लो। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। फर्ग्यूसन ने इसकी तुलना रोम के टार्जन टावर से की थी। फर्ग्यूसन कंपेयर्ड इट टू टार्जन टावर ऑफ रोम। पंद्रह अगस्त 1949 को, कब की बात है? भारत सरकार ने इस पे 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया। कितने रुपए का डाक टिकट समझते हो क्या? जैसे बस का टिकट होता है अपने, जैसे रेल का टिकट होता है, ऐसे पहले जब लेटर भेजते थे तब उनपे भी क्या लगाने पड़ते थे? टिकट। अलग अलग आते हैं, नजदीक भेजना है तो कम रुपए का टिकट, दूर भेजना है तो ज्यादा रुपए का टिकट। उन टिकट पे अलग अलग फोटो बने होते हैं। कि मान लो किसी टिकट पे फोटो बनाया लाल किले का, किसी टिकट पे फोटो बनाया गांधी जी का, किसी टिकट पे जवाहरलाल नेहरू, किसी पे ताजमहल। वैसे राजस्थान की पहली बिल्डिंग जो डाक टिकट पे बनाई गई थी वो कौन सी थी? विजय स्तंभ। कौन सी है? विजय स्तंभ डाक टिकट पे कब बनाया गया? कितने रुपए के डाक टिकट पे? देखो, 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, ऑन 15 अगस्त 1949 एडी। 15 अगस्त 1949 ईस्वी को, ऑन 15 अगस्त 1949 एडी। विजय स्तंभ पर डाक टिकट, विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप ऑफ 1 रुपी वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। विजय स्तंभ पर 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया था। पोस्टल स्टैंप ऑफ 1 रुपी वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। कितने रुपए का डाक टिकट इश्यू किया गया? 1 रुपए का। पोस्टल स्टैंप ऑफ 1 रुपी वॉज इश्यूड ऑन विक्ट्री टावर। ब्रैकेट में लिखो राजस्थान की पहली इमारत। राजस्थान की पहली इमारत। फर्स्ट बिल्डिंग ऑफ राजस्थान। आप अपने कभी पुलिस वाले भैया को देखना, उनके सबके यहाँ विजय स्तंभ लगा हुआ रहता है। आप राजस्थान बोर्ड की कोई भी बुक उठा के देख लो, उनपे सब पे भी क्या बना हुआ है? विजय स्तंभ। तो ये सिंबल है, लोगो है, किस किस का? राजस्थान की पुलिस का और राजस्थान के माध्यमिक शिक्षा बोर्ड का। किसका बोलो? लिखो प्रतीक लोगो। राजस्थान पुलिस और राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान पुलिस और राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड। राजस्थान बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। इन दोनों का प्रतीक चिन्ह क्या है? और एक अंग्रेजों के टाइम में भारत में एक क्रांतिकारी संगठन था, उसका नाम था अभिनव भारत। क्या नाम था? इसका प्रतीक चिन्ह भी क्या बनाया गया था? विजय स्तंभ। कौन सा क्रांतिकारी संगठन था? लिख लो, अभिनव भारत। तो किस किस का प्रतीक चिन्ह बताओ? राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव। यह अभिनव भारत वीर सावरकर का संगठन था। किसका था? लिख लो, ब्रैकेट में लिख लो, वीर सावरकर का संगठन। नाम सुना होगा वीर सावरकर का? तो वीर सावरकर का संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ वीर सावरकर। यूं तो मेरे घर पे कोई अगरबत्ती आती है उस पर लगा ली, उसका क्या करें? है ना? तू अपने कोई निकाल दे, उसका नाम विजय स्तंभ रख ले, उसका क्या करेंगे? गवर्नमेंट की चीज थोड़ी है प्राइवेट दुकान को कोई नाम रखे ना, नाम का ही। अब यूं कर देगा दुकान, मार्केट में दुकान है विजय स्तंभ दुकान, तो लिखवाएं उसका। किस किस का है बताओ?
राजस्थान पुलिस, राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और अभिनव भारत। अभिनव भारत किसका संगठन था? किसका था? विजय स्तंभ। पढ़ो एक बार विजय स्तंभ की सारी बातें एक साथ पढ़ो। एक और लिख लो, जहां आपने ऊपर नाम लिख रखा ना, वहां ऊपर साथ विजय स्तंभ हेडिंग डाली ना, वहां लिख लो 1440 से 48, ताकि याद रहेगा कब से कब के बीच बना था। जहां हेडिंग डाली ना विजय स्तंभ, वहीं लिख लो। कब से कब के बीच बनाया गया था? अपना अपना पढ़ो, मैं अभी खड़ा करके पूछूंगा सारी बातें एक साथ। हाँ, हाँ, डाक टिकट समझ नहीं आया? बस टिकट देखा है? बस का टिकट लिया है कभी? रेल का टिकट नहीं लिया? टिकट तो बस का तो लिया, टिकट देखा कैसा होता है? बस का टिकट कैसा होता है? एक कागज होता है, उस कागज पे लिखा होता है जयपुर से जोधपुर 54 रुपए या जितने भी रुपए, यही तो होता है, इतना ही लिखा होता है। अब मान लो लेटर भेजना हो तेरे को जयपुर से जोधपुर, तो कैसे भेजेगा? है? डाक के द्वारा भेजेगा, तो कहाँ कहाँ जमा करवाएगा उसको? पोस्ट ऑफिस। पोस्ट ऑफिस में जमा करवाएगा, तो पोस्ट ऑफिस वाला कहेगा कहाँ से कहाँ भेजना है, तो अपने उस पर लिखेंगे भाई जयपुर से जोधपुर, उसका भी तो किराया लगेगा, उस पर भी टिकट लगाना पड़ेगा। तो जैसे बस वाला टिकट है, वैसे उसका भी टिकट होगा, उस पर चिपकाना पड़ेगा, तो पोस्ट ऑफिस से खरीदना पड़ेगा कि कितने रुपए का डाक टिकट, वो बताएंगे तेरे को, 1 रुपए का लगेगा, 2 रुपए का लगेगा, 5 रुपए का लगेगा। उस डाक टिकट पे फोटो बने होते हैं। कोई जरूरी नहीं, 1 रुपए पे 100 प्रकार के हो सकते हैं, पर विजय स्तंभ भी उनमें से एक है। राजस्थान की पहली बिल्डिंग, इस पे डाक टिकट जारी हुआ। हाँ? क्या लाइन लिखी थी हमने पहले? हाँ? 1 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया, फिर हमने लिखा राजस्थान की पहली इमारत, मतलब वो जिस पे डाक टिकट जारी हुआ। इष्ट देवी है, बड़ी बड़ी बात है। तो अमीर सबका दादा है, तो अमीर के बाद में जीते गोहिला है, वो अमीर को अपना बाप नहीं मानेंगे? है? मान सकते हैं, तो वो भी हो जाएगी, एक और हो जाएगी। पर उन्होंने माना हमारा इतना महान पूर्वज हुआ था, उसकी बात को फॉलो नहीं करेंगे वो। हम्म? सिसोदिया ब्रांच का तो अमीर ही है। हाँ, एक ही फर्क, मतलब आराधना मतलब क्या होता है? जिसकी हम पूजा करते हैं। आराधना क्या होती है? आराधना, पूजा।
इष्ट देवी की हम पूजा करते हैं। ये तो मैंने कहा था कुल देवी तो फिक्स है, उसके अलावा जिसकी और पूजा कर लो। जितने मानेंगे उन सब की। अमीर ने मानी तो अमीर के बेटे दादे परदादे, उसके बाद जो बेटे पोते पड़पोते होंगे वो भी तो मानेंगे, तो सबकी होगी ना। भारत में राजा बनते हैं अभी? बनते हैं क्या, तुम बताओ? तो वो गोल्ड डायनेस्टी तो और क्या है? दिल्ली क्यों नहीं गया? दिल्ली से युद्ध नहीं हुआ? दिल्ली बड़ी कमजोर थी, दिल्ली क्या लाते जाके? नहीं, कहां सेंटर, किसका? किसने कहा? आज है? अभी तक तो मुगल आए नहीं भारत में ही। हाँ तो बस ठीक है, तो वो तो सेंटर चित्तौड़ है, कुंभा को लगता है सेंटर तो चित्तौड़ है। आज देश की राजधानी दिल्ली है, 1912 तक देश की राजधानी कलकत्ता थी, तो सेंटर कौन सा हुआ? इनके तो सबके राज्य अलग अलग हैं अपने अपने। पढ़ लिया? अब सुनो, हमने पढ़ा कि कुंभा ने एक विजय स्तंभ बनवाया जिसका एक और नाम है कीर्ति स्तंभ। क्या नाम है? कीर्ति स्तंभ। कितने मंजिल का? किसने बनवाया और किसको डेडिकेट किया? कब से कब बनवाया? यही बात पढ़ी। इससे बहुत पहले कुंभा, सॉरी, इससे बहुत पहले चित्तौड़ के किले में एक 7 मंजिल की बिल्डिंग और है, उसको भी कीर्ति स्तंभ बोलते हैं। उसको भी क्या बोलते हैं? वो कितने मंजिल की है? वो बनी है 12वीं 13वीं शताब्दी में। कब बनी है? मतलब आप 11वीं शताब्दी के लास्ट, सॉरी 1190 के आसपास से शुरू करके 1200 समथिंग के आसपास बनी, तो कौन शताब्दी में होगी? 12वीं 13वीं शताब्दी। कौन से राजा का राज था? किसका राज था? कुमार। उसके टाइम में एक जैन व्यापारी ने बनवाई। किसने बनवाई? उस जैन व्यापारी का नाम क्या? जिजासा बघेरवाल। और अब जैन व्यापारी था, तो जैनों के पहले भगवान हुए ऋषभ देव जी। कौन हुए? उसने ऋषभ देव जी को डेडिकेट की। ऋषभ देव जी का एक नाम और आदिनाथ। क्या नाम है? क्योंकि ऋषभ देव जी पहले भगवान है। बोलो, दोबारा बोलो। पहले को बोलते हैं आदि, भगवान को नाथ। पहले को क्या बोलते हैं? आदि, भगवान को। तो उसने किसको डेडिकेट कर दी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? तो चित्तौड़ के किले में कितने कीर्ति स्तंभ है? 2। एक कितने मंजिल का? एक कितने मंजिल का? एक कौन से राजा के टाइम? दूसरा कौन से राजा के टाइम? एक किसको डेडिकेट, दूसरा किसको डेडिकेट? आई बात समझ? लिखो, हेडिंग डालो कीर्ति स्तंभ, नीचे एक और हेडिंग डालो, अलग से बॉक्स में बंद कर लेंगे इसको। लिखो कीर्ति स्तंभ। तेरा पिछला पन्ना खोल एक बार। विजय स्तंभ के नीचे क्या लिखा है तूने इधर? मेरे को दिखा, क्या लिखा है? कीर्ति स्तंभ। अब इसमें मेरे देख कैसे लिखा हुआ है, तो बिना बोर्ड पे देखे कुछ ही लिखते रहते हो। कैसे लिखा है मैंने कीर्ति स्तंभ? सारी मात्राएं गलत लगाते हो तुम, सारी मात्राएं। ये गलत आदत है। हिंदी वाले पेपर में, हिंदी का पेपर है 130 नंबर का, कितने का है ना? 120 का हिंदी, 10 नंबर का वो इंग्लिश वाला ट्रांसलेशन और कर दिया तो 130 नंबर के आसपास का पड़ता है, या 120 मान लो। यदि तुम्हारी ये हालत है हिंदी लिखने की, मेरी गारंटी है एक सिंगल आदमी तुम में से 50 क्रॉस नहीं कर पाएगा। 50 ज्यादा बताए मैंने, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिला के आएंगे तुम्हारे 50 200 में से। इसलिए नहीं आती कोई बात नहीं, बोर्ड पे देखा करे, बोर्ड पे देख के लिखा करे। कितने दिन हो गए हमें पढ़ते हुए? कितने दिन हो गए नए बैच को शुरू हुए? कितने दिन हो गए राजस्थान जी के पढ़ाते? कितने? 15 दिन तो हो गया। 15 दिन हो गए। यदि आपने नोटिस किया हो तो का के की को छोड़ के मैंने सब कुछ बोर्ड पे लिखा है, बस वो बाकी बचे हैं का के की, कि वो और मैं लिखना शुरू कर दूं। बाकी या हुआ था, किया था, ये छोड़ दो, बाकी सब बोर्ड पे लिखा। मतलब कुंभा भी मैंने बोर्ड पे लिखा है नाम, पर आप बोर्ड पे देखते नहीं हो।
जबकि मैंने लिखना इसीलिए शुरू किया था कि यार ये बच्चे गलतियां करते हैं, बोर्ड पे देख देख के तो कम से कम सही लिख लेंगे। अपने हिसाब से लगे रहते हो, तब इतनी गलतियां। आप में से एक सिंगल आदमी ये दावा नहीं कर सकता कि सर मेरा पूरा रजिस्टर पढ़ लो, इसमें सारी सही लिखी हुई है। सबके गलत लिखे हुए हैं। नहीं करना आपने, फिर क्लास में बेइज्जती बुरी होती है। सवाल पूछ रहा है, तू कह रहा है मैंने सब सही लिखा है, सब सही लिखा है। कोई बात, ओवर कॉन्फिडेंस कई बार अच्छा होता है। यहाँ कल यहाँ बैठना आगे सबसे पहली लाइन में, कल ही बताऊंगा मैं क्या क्या लिखता है तो। बाकी तो कहां जाए अपने। चलो लिखो। कीर्ति स्तंभ। यह चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। यह चित्तौड़ के किले में 7 मंजिला इमारत है। इट इज 7 फ्लोर बिल्डिंग इन चित्तौड़ फोर्ट। देखो 12वीं 13वीं शताब्दी में, इन 12th 13th सेंचुरी, 12वीं 13वीं शताब्दी में, इन 12th 13th सेंचुरी, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, कुमार सिंह के शासनकाल में, ड्यूरिंग रिजीम ऑफ कुमार सिंह, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जीजा साहेब बघेरवाल ने, जीजा साहेब बघेरवाल, जीजा साहेब बघेरवाल ने, जीजा साहेब बघेरवाल, जीजा साहेब बघेरवाल ने इसका निर्माण करवाया था, बिल्ट इट, इसका निर्माण करवाया था, बिल्ट इट। इसका निर्माण करवाया था, बिल्ट इट। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। यह भगवान आदिनाथ को समर्पित है। इट इज डेडिकेटेड टू लॉर्ड आदिनाथ। अतः इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज आदिनाथ मॉन्यूमेंट ऑल्सो। अतः इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज आदिनाथ मॉन्यूमेंट ऑल्सो। अतः इसे आदिनाथ स्मारक भी कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज आदिनाथ मॉन्यूमेंट ऑल्सो। बॉक्स को बंद करो। आगे बात समझ में। तो एक तो विजय स्तंभ बनवाया कुंभा ने, और क्या करवाया, तो कुंभा ने खूब सारे किले बनवाए थे। क्या बनवाए थे, तो 2 नंबर लगा के लिखो, किले। एक तो विजय स्तंभ हो गया, एक राइटर हुए उनका नाम है कवि राजा श्यामल दास जी। कौन राइटर हुए, श्यामल दास जी ने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है वीर विनोद। क्या नाम बुक का, किसने लिखी वीर विनोद। उसमें वो कहते हैं मेवाड़ में टोटल 84 किले हैं। कितने किले, उनमें से 32 कुंभा बनवा के गया। मेवाड़ में किले कितने, कुंभा ने कितने बनवाए। ऐसा कौन सी बुक कहती है, वीर विनोद किसने लिखी, लिखो। कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी,
कवि राजा श्यामल दास जी की पुस्तक वीर विनोद के अनुसार, अकॉर्डिंग टू बुक वीर विनोद ऑफ कवि राजा श्यामल दास जी, कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। कुंभा ने मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। मेवाड़ के 84 में से 32 किले बनवाए थे। कुंभा बिल्ड 32 फोर्ट्स आउट ऑफ 84 ऑफ मेवाड़। अब कौन कौन से थे, जैसे कुछ कुछ अपना लिख लेते हैं। ऐसे में पहला लिखो कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ कौन से जिले में? राजसमंद लिखो, राजसमंद। राजधानी थी मेवाड़ वालों की चित्तौड़गढ़। आप यदि कभी चित्तौड़गढ़ का किला देखने जाओगे तो एक चीज नोटिस करोगे, चित्तौड़गढ़ का किला एक पहाड़ पर बना हुआ है, मेसा का पठार। कौन सा पठार है? तो उस मेसा के पठार ऊंची जगह पे बना हुआ है। बस वो एक ही पहाड़ है, आसपास में समतल है, आसपास में पूरा प्लेन पड़ा। भाई एक तो क्या होता है चारों तरफ पहाड़ पहाड़ होते ना, केवल एक पहाड़ पे किला बना हुआ है, बाकी सब तरफ चारों तरफ क्या है? समतल। इसका मतलब यदि कोई पहाड़ को घेर ले तो किले की सप्लाई कट। यदि कोई पहाड़ को घेर के बैठ जाए तो किले में सप्लाई आएगी। तो कुंभा को ये समझ में आई बात कि यार 1303 में रतन सिंह वाले साके में एक कमजोरी ये भी तो थी कि अलाउद्दीन खिलजी पहाड़ को घेर के बैठ गया, किले को घेर के बैठ गया, इसलिए किले की सप्लाई क्या हो गई? कट। इसलिए अपने को एक ऐसा किला भी बनाना पड़ेगा जहां पर यदि यूं लगे कि यहाँ पार नहीं पड़ेगी तो कहां शिफ्ट हुआ जा सकता है? कुंभलगढ़। तो कुंभलगढ़ मेवाड़ वालों की संकटकालीन राजधानी थी। कैसी? देखो, यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। इट वॉज इमरजेंसी कैपिटल ऑफ मेवाड़। क्योंकि कुंभलगढ़ में चारों तरफ पहाड़ 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 है। यह मेवाड़ की संकटकालीन राजधानी थी। अच्छा, ये उन दिनों की बात है, कुंभलगढ़ जब बनवाया तो कुंभा मेवाड़ का तो राजा है और कब्जा कर रखा था मारवाड़ पे। कहां कब्जा कर रखा? तो वो ऐसी जगह किला चाहता था जहां से मेवाड़ भी कंट्रोल हो जाए और साथ में मारवाड़ भी। तो इस किले को बोलते हैं मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी। क्या बोलते हैं वो? तो सीमा मतलब बाउंड्री, प्रहरी मतलब चौकीदार, जो पहरा लगाने वाला चौकीदार। लिखो, इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। इसे मेवाड़ मारवाड़ का सीमा प्रहरी कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज वॉचमैन ऑफ मेवाड़ एंड मारवाड़। आपको याद हो तो मैंने बताया था इस किले को 3 भागों में बांटा हुआ है। बताया था मैंने कि सबसे ऊपर का भाग है वो तो इसका राजमहल है, बीच में खेती होती है, नीचे क्या था? तालाब। अच्छा, एक इसमें ये भी क्या क्या कि संकट है, इसलिए इसमें एक ही दरवाजा है घुसने का और कहीं से भी आप घुस ही नहीं सकते। देखो, इस किले में एक ही प्रवेश द्वार है। देयर इज ओनली एंट्री गेट इन दिस फोर्ट। इस किले में एक ही प्रवेश द्वार है। देयर इज ओनली एंट्री गेट इन दिस फोर्ट। इस किले में एक ही प्रवेश द्वार है। देयर इज ओनली एंट्री गेट इन दिस फोर्ट। तो ऊपरी ऊपर कौन क्या बने हुए थे? राजमहल। तो राजमहलों में एक महल है, उसका नाम है कटारगढ़। क्या नाम है? इसमें कुंभा खुद रहता था। तो कुंभा ने अपने लिए जो महल बनवाया था उसका नाम क्या था? तो इस किले का सबसे ऊपरी भाग जो है वो कौन सा है? तो वहां बैठ के पूरे मेवाड़ को आप देख सकते हो, इसलिए नाम पड़ गया मेवाड़ की आंख। क्या नाम पड़ गया? आई ऑफ मेवाड़ कहा जाता है किसको? लिखो, कटारगढ़ इसका सबसे ऊपरी भाग है। इट्स अपर पार्ट इज कटारगढ़। कटारगढ़ इसका सबसे ऊपरी भाग है। इट्स अपर पार्ट इज कटारगढ़। कटारगढ़ इसका सबसे ऊपरी भाग है। इट्स अपर पार्ट इज कटारगढ़। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा।
जो कुंभा का निजी आवास था, विच वॉज पर्सनल रेजिडेंस ऑफ कुंभा। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। इसे मेवाड़ की आंख कहा जाता है। इट इज कॉल्ड एज आई ऑफ मेवाड़। अच्छा, राजा बिल्डिंग्स बनवाते तो वहां क्या लगवाते हैं उनके पास में? अभिलेख। और ऐसे अभिलेख जिनमें राजाओं की प्रशंसा होती है वो क्या कहलाते हैं? तो इसके पास में कौन सी प्रशस्ति होगी? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। कौन सी है? लिख लो, हेडिंग डालो इसी में, कुंभलगढ़ प्रशस्ति। हमने कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति पढ़ी थी, वो कब की थी? 1460। वो भी कौन से राजा की है? कुंभा की। कुंभलगढ़ भी किसकी है? कुंभा की। ये भी कब की है? अच्छा, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन कौन थे? अत्रि भट्ट। और यहाँ खाली महेश भट्ट आए, बाकी अत्रि भट्ट यहाँ पर नहीं है। लिख लो रचयिता, आलिया भट्ट के पापा। कौन है बताओ, देखिए। महेश भट्ट। अब सुनना, देखो इसमें कुंभा के बारे में दो बातें हैं। एक तो इसमें बताया गया कुंभा को धर्म और पवित्रता का अवतार। किसका अवतार? नॉर्मली हम ये मानते हैं कि भगवान कहते हैं जब जब धर्म की हानि होगी, जब जब पाप बढ़ जाएंगे, तब मैं क्या लूंगा? अवतार। इस प्रशस्ति में गावा ले लिया, कुंभा ही है वो अवतार जो है। तो कुंभा किसका अवतार माना गया? धर्म और पवित्र। फिर इसमें कुंभा को बताया गया दानवीर। क्या बताया गया? डोनर बताया गया, दानवीर। उतना ही जितना दानवीर था कर्ण। जितना दानवीर कौन था? उतना ही जितना दानवीर था राजा भोज। तो कुंभा को किस किस के समान दानवीर बताया गया? और कुंभा को किसका अवतार बताया गया? धर्म और पवित्रता। कौन सी प्रशस्ति में? लिखो, इसमें कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण एवं भोज के समान दानवीर बताया गया है। कुंभा इज मेंशन्ड, मेंशन किया गया कुंभा को। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस। कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। कुंभा इज मेंशन्ड एज इनकारनेशन ऑफ रिलीजन एंड पायसनेस and donor like Kern and Bhoj, and donor like Kern and Bhoj in it. Kumbha is mentioned as incarnation of religion and piousness, and donor like Kern and Bhoj in it. इसमें कुंभा को धर्म एवं पवित्रता का अवतार तथा कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। कर्ण व भोज के समान दानवीर बताया गया है। कौन सी प्रशस्ति में? कुंभलगढ़ प्रशस्ति। तो ये तो होगी कुंभलगढ़ किले की बात। कुंभलगढ़ किले का वास्तुकार कौन था? बता रखा है मैंने। दूसरा किला लिख लो इसी में, अचलगढ़। हाँ हाँ, कुंभा ने। आज जो कुंभलगढ़ खड़ा है इसको किसने बनवाया? किसने बनवाया? इतना याद रखना आप, ठीक है। कुंभल देवी उसकी रानी, उसके नाम पर कुंभलगढ़ है। आई बात समझ में? और जो तो कांस्टेबल की तैयारी करके है ना, उसको थोड़े दिन तक साइड में रख, है ना। एक बार मेरी बातों पे ध्यान दे। ये थोड़ी थोड़ी चीजें जो याद रहती है ना, खतरनाक है। पढ़,
जो तू डेली पढ़ के जाता है मैं लिखवाता हूं, इसमें कुछ चीजें ऐसी होगी जो तेरे को नहीं आती, उन पे ध्यान दे, नहीं कि उन पे जो तेरे को आती है। अगला कौन सा है? अचलगढ़, सिरोही, लिखो सिरोही। अचलगढ़ किला कहां पर है? सिरोही। अब सुनो देखो, कल मैंने आपको बताया था कि कुंभा सिरोही की तरफ साम्राज्य का विस्तार कर रहा था, इसलिए सहसमल देवड़ा गुजरात वालों का साथ देता, बताया था। तो उसने अचलगढ़ किले पे कब्जा कर लिया था। किस पे? किला पुराना परमारों का बनाया हुआ किला था, कुंभा ने कब्जा करके इसको दोबारा बनवाया था। तो 1452 में कुंभा इसका पुनर्निर्माण करवाता है। क्या करवाता है? लिखो, 1452 ईस्वी में, इन 1452 एडी, 1452 ईस्वी में, 1452 एडी, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभा रीबिल्ट इट, कुंभा ने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। कुंभा रीबिल्ट इट। हीरो हिंदुस्तानी, ऊ की मात्रा छोटी कर। इसमें ना कुंभा और कुंभा के एक बेटे की मूर्ति है। कुंभा के बेटे का नाम था उद्दा। क्या नाम था? तो कुंभा और उद्दा की मूर्तियां, जिनको बोलते हैं सावन भादो। क्या बोलते हैं? लिखो, इसमें कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड। इसमें कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड। कुंभा तथा उसके बेटे उद्दा की मूर्तियां लगी हुई है। स्टेच्यूज ऑफ कुंभा एंड हिज सन उद्दा आर लोकेटेड। जिन्हें सावन भादो कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सावन भादो। जिन्हें सावन भादो कहा जाता है, विच आर कॉल्ड एज सावन भादो। पुनर्निर्माण, पुनर्निर्माण। हाँ तो मैं तो कहता हूं तो है, नहीं हो सकता, कैसे भी नहीं हो सकता, पुनर्निर्माण ही होता है। जो ये लिखते हैं इसका मतलब एक मात्र उनको पुनर्निर्माण लिखना नहीं आता, तो अपने आप को बचाने के लिए बिंदी लगा के टाइम पास करते हैं। उनको ये समझ में नहीं आ रहा रह कहां कहां लगाए, तो खुद की गलतियों को छुपाने के लिए सब पुनर्निर्माण भी लिख दें। यार कैसे लिख दो? पुनर्निर्माण अलग चीज है। कौन कौन से दो किले हैं बताओ? सॉरी, किस किस की मूर्तियां लगी हुई है? कुंभा और उसके बेटे उद्दा की। उन मूर्तियों को क्या कहते हैं? और ये अपने राजस्थान में रिवाज, ये दो चीजें एक साथ कहीं पर एक जैसी है तो उनको क्या कह देते हैं? इवन करणी माता का मंदिर है देशनोक में, वहां दो कढ़ाइयां पड़ी है। कढ़ाई, कढ़ाई समझते हो? जिनमें मिठाई विठाई बनती है, उनके ना दो है, नाम क्या कर दिया? तो सावन भादो बोल देते। यहाँ दो मूर्तियां, नाम क्या कर दिया? सब। अगला किला लिखो, लिखो। लिख दिया ना बोर्ड पे? अब उतार ले। कौन सा किला लिखा हमने? बसंतगढ़। बसंतगढ़ अभिलेख पढ़ा था हमने एक। बसंतगढ़ कहां पे है? लिखो, सिरोही। अगला किला कौन सा है? मचान, सिरोही। अगला किला कौन सा है? भौमट, उदयपुर। अब और सुनना मेरी बात, ये जो मचान का किला था, ये जहां पर बनाया गया वहां पर एक जनजाति रहती थी, मेर। कौन रहते? ये उन इलाकों में लूटपाट वगैरह कर लिया करते। तो इन मेरों को कंट्रोल करने के लिए जो किला बनाया गया कौन सा था? लिख लो आगे, मचान के आगे, मेरों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल मेयर्स, मेरों पर नियंत्रण हेतु।
टू कंट्रोल मेयर्स। ऐसे कैसे भोमट का जो किला बनाया गया था ये भीलों पर नियंत्रण के लिए था। किस पे नियंत्रण के लिए? लिखो, भीलों पर नियंत्रण हेतु, टू कंट्रोल भील्स। ये हो गए भाई किले। अब लिखो मंदिर। विजय स्तंभ हो गया स्थापत्य कला में। स्थापत्य कला में किले हो गए। अब स्थापत्य कला में क्या लिख रहे हैं हम? मंदिर। सुनना देखो, कुंभा ने एक भगवान विष्णु का मंदिर बनवाया, उसका नाम है कुंभ स्वामी। क्या नाम है? कुंभा ने कहा भगवान विष्णु का मंदिर बनवा रहा हूं, मंदिर का नाम क्या रखा? मेरे स्वामी है। तो उसने कहा, कुंभा ने कहा मेरे स्वामी भगवान विष्णु है। 3 जगह मंदिर बनवाए उसने। कितनी जगह? एक तो अपनी राजधानी में। राजधानी कौन सी? एक अपनी संकटकालीन राजधानी बताओ कौन सी? कुंभ स्वामी का मंदिर एक और काम बनवा दिया, कुंभलगढ़। और एक उस किले में बनवाया जिसका उसने पुनर्निर्माण करवाया था। कौन सा? अचल। तो कहां कहां बनवाया बताओ? कहां कहां पे? कौन सा मंदिर? कौन से भगवान जी का है? उतार लो, ऐसा कैसे? कहां कहां पे बताओ देखे? चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़ और अचलगढ़। कौन सा मंदिर? कौन से भगवान जी का है? अगला मंदिर लिखो कुंथुनाथ। कुंथुनाथ जैन मंदिर। देलवाड़ा में। देलवाड़ा कहां पर? सिरोही में। अगला लिखो शांतिनाथ जैन मंदिर। या इसी मंदिर का एक नाम और है, श्रृंगार चौरी मंदिर। चित्तौड़गढ़ में है ये। क्या नाम है इस मंदिर के? 2 नाम बताओ देखे। शांतिनाथ जैन मंदिर और श्रृंगार। जैनों का मंदिर है, शांतिनाथ जी भगवान का मंदिर, इसलिए नाम क्या हो गया? श्रृंगार चौरी। इस मंदिर के पास में किसी राजकुमारी की शादी हुई। क्या बोला मैंने? बोलो दोबारा। राजकुमारी की शादी हुई। तो लड़की की शादी में चौरी बनाते हैं, तो उस जगह का नाम पड़ गया चौरी वाला मंदिर। इसलिए धीरे धीरे क्या बोलने लगे? बच्चा चौरी का श्रृंगार किया, चौरी का श्रृंगार किया, इसलिए नाम क्या पड़ गया? तो 2 नाम हो गए। क्या क्या नाम है? कहां पे? आगे लिख लो, चित्तौड़। कहां पे? चित्तौड़। ये कुंभा ने नहीं बनवाया था, ये कुंभा के एक कोषाध्यक्ष थे। कुंभा के
ट्रेजरर थे कुंभा के, कोषाध्यक्ष थे, उनका नाम था वेलका भंडारी। क्या नाम था? तो ये वेलका भंडारी ने बनवाया था। कौन था वेलका भंडारी? लिखो, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने, वेलका भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने, वेलका भंडारी ट्रेजरर ऑफ कुंभा, कुंभा के कोषाध्यक्ष वेलका भंडारी ने इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड दिस टेंपल, इस मंदिर का निर्माण करवाया था। बिल्ड दिस टेंपल। नॉर्मली जो मंदिर होते हैं तो मंदिरों में क्या होता है, सबसे ऊपर बना होता है शिखर। क्या बना होता है? शिखर। इस मंदिर में ऊपर शिखर नहीं बना हुआ है, इस मंदिर में ऊपर बना हुआ है गुंबद। क्या बना हुआ है? डोम। लिखो, इस मंदिर के मध्य भाग में गुंबद बना हुआ है, इस मंदिर के मध्य भाग में गुंबद बना हुआ है। ए डोम इज बिल्ट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस टेंपल। इस मंदिर के मध्य भाग में गुंबद बना हुआ है। ए डोम इज बिल्ट इन सेंट्रल पार्ट ऑफ दिस टेंपल। मध्य भाग में गुंबद बना हुआ है, और जो चारों साइड होती है ना, किनारे जो होते हैं मंदिर के, मान लो अपना मंदिर, ये जो चारों किनारे ना, ये थोड़े थोड़े से बाहर निकल गए हैं। ऐसे लगता है किसी पक्षी के चार पंख है, किसी पक्षी के चार। तो कोई पूछेगा कौन से मंदिर के चारों कोनों से चार पंख बाहर निकल रहे हैं? लिखो, इसके चारों कोनों से चार पंख बाहर निकल रहे हैं। फॉर विंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम फोर कॉर्नर्स। इसके चारों कोनों से चार पंख बाहर निकल रहे हैं। फॉर विंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम फोर कॉर्नर्स। इसके चारों कोनों से चार पंख बाहर निकल रहे हैं। फॉर विंग्स आर कमिंग आउट फ्रॉम फोर कॉर्नर्स। तो बीच में तो क्या बना हुआ है? गुंबद। और चारों कोनों से क्या निकल रहे हैं? अगले लिखो, रणकपुर जैन मंदिर। रणकपुर कहां पे? सुनना, देखो बात। 1439 ईस्वी में एक जैन संत थे, उनका नाम था सोम सुंदर सूरी। क्या नाम था? उनके कहने पर या उनके आदेश पर एक जैन व्यापारी ने बनवाए। उस जैन व्यापारी का नाम है धरणकसा। आदेश किसने दिया? बनवाए किसने? कब बनवाए? कहां पे बनवाए? रणकपुर। कहां पे बनवाए? पास से एक नदी निकलती है मथाई। कौन सी नदी? मंदिर कॉम्प्लेक्स है, खूब सारे मंदिर है, उनमें सबसे अच्छा जो मंदिर है वो आदिनाथ जी का है। सबसे अच्छा मंदिर जो किसका है? और उसको बोलते हैं चौमुखा मंदिर। क्या बोलते हैं? क्योंकि उसमें आदिनाथ जी की जो मूर्ति है ना, वो चतुर्मुखी मूर्ति है। कैसी मूर्ति है? चतुर्मुखी, चार मुख की मूर्ति है, इसलिए नाम क्या पड़ गया उस मंदिर का? चौमुखा मंदिर। उस मंदिर में 1444 पिलर है। कितने पिलर है? इसलिए मंदिर का नाम पड़ गया स्तंभों का अजायब घर। मूर्तियां ज्यादा होती है तब तो क्या कहते हैं? मूर्तियों का अजायब। और पिलर ज्यादा है तो क्या कहते हैं? पिलर का अजायब घर या मूर्तियों का अजायब घर। कितने, कब बनाए गए मंदिर बताओ? किसके आदेश पे? कौन से व्यापारी ने? कौन सी नदी के किनारे? इनमें सबसे अच्छा मंदिर कौन सा? मूर्ति किसकी है? तो चौमुखा क्यों बोलते हैं? चार मुख वाली मूर्ति। कितने पिलर है? इसलिए उसको क्या कहते हैं? स्तंभों का। देखो, 1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी,
1439 ईस्वी में, इन 1439 एडी, सोम सुंदर सूरी के आदेश पर, ऑन ऑर्डर ऑफ सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी के आदेश पर, ऑन ऑर्डर ऑफ सोम सुंदर सूरी, सोम सुंदर सूरी के आदेश पर, ऑन ऑर्डर ऑफ सोम सुंदर सूरी, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट, जैन व्यापारी, जैन मर्चेंट धरणक साहा ने, धरणक साहा ने, जैन व्यापारी धरणक साहा ने, जैन मर्चेंट धरणक साहा, जैन व्यापारी धरणक साहा ने मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई, मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई, मथाई नदी के किनारे इन मंदिरों का निर्माण करवाया था। बिल्ट दिस टेम्पल्स नियर रिवर मथाई। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इनमें चौमुखा मंदिर सबसे प्रमुख है। चौमुखा टेम्पल इज मोस्ट प्रोमिनेंट इन देम। इसमें आदिनाथ जी की मूर्ति है। आइडल ऑफ आदिनाथ जी इज लोकेटेड इन इट। इसमें आदिनाथ जी की मूर्ति है। आइडल ऑफ आदिनाथ जी इज लोकेटेड इन इट। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। इसमें 1444 स्तंभ है। इट हैज 1444 पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। अतः इसे स्तंभों का अजायब घर कहा जाता है। सो इट इज कॉल्ड एज म्यूजियम ऑफ पिलर्स। मंदिर के पास में अभिलेख लगा हुआ है। अभिलेख का नाम पड़ गया रणकपुर प्रशस्ति। क्या नाम पड़ गया? हेडिंग डाल दो, रणकपुर प्रशस्ति। लिखवा देंगे। एक तो इस रणकपुर प्रशस्ति में हमने पढ़ा था कि बापा रावल का वास्तविक नाम क्या है, जब इसमें दोनों अलग अलग बता रखे हैं। बापा रावल अलग बता रखा है, काल भोज राजाओं के जहां नाम लिखे हुए तो बापा रावल का नाम अलग है और काल भोज का नाम अलग है। इसका मतलब अलग अलग बता दिया है। शायद गलती से छप गया होगा, कोई गलती से लिख दिया गया होगा। और अपने से कोई पूछेगा कि कौन सी प्रशस्ति में बापा रावल और काल भोज को अलग अलग बताया गया है, कौन सी? लिखो। इसमें बापा रावल तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा रावल एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स इन इट। इसमें बापा रावल तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा रावल एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स इन इट। इसमें बापा रावल तथा काल भोज को अलग अलग व्यक्ति बताया गया है। बापा रावल एंड काल भोज आर कंसिडर्ड एज डिफरेंट पर्सन्स इन इट। एक इसमें यह बताया गया कि इन मंदिरों का जो वास्तुकार था उसका नाम था देपाक। क्या नाम था? लिखो। देपाक इन मंदिरों का वास्तुकार था। देपाक वॉज आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल्स। देपाक इन मंदिरों का वास्तुकार था। देपाक वॉज आर्किटेक्ट ऑफ दिस टेम्पल्स। एक देखो, हमने बीच में कई बार बात की है कि सिक्कों के लिए पहले अलग अलग शब्द इस्तेमाल होते थे। टका बोलते सिक्कों को, है ना, दाम कहते थे। इसमें सिक्कों के लिए एक वर्ड यूज में है, नाणक। क्या है?
तो कोई पूछे कि मुद्रा के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया गया, बोलते थे पुराने टाइम में नाणक भी बोलते थे। नाणक से बाद में धीरे धीरे एक वर्ड बना था नाणा। क्या बना था? दादाजी की उम्र के लोग आज भी किसी के पास को ज्यादा रुपए का यूं घमंड दिखाए ना, मेरे पास इतने इतने, तो हमारे गांव साइड दादाजी अभी भी कहते थे अरे कितना नाणा है, इतने कितने दाम दबा रखे, इतने कितने रुपए हैं। तो नाणा, नाणक से क्या बन गया? नाणा। पाली में रणकपुर के पास एक गांव का नाम है नाणा। गांव का नाम क्या है? हो सकता है वहां सिक्के बनते हो, जब नाणे बनते उस गांव का नाम ही क्या हो गया? लिखो। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। इसमें मुद्रा के लिए नाणक शब्द का प्रयोग किया गया है। वर्ड नाणक इज यूज्ड फॉर कॉइन्स इन इट। ये भाई कुंभा के टाइम की बड़ी बड़ी स्थापत्य कला की बातें। देखो एक बार स्थापत्य कला की सारी बातें देखो। रणकपुर मंदिर की मूर्ति कला की कई बातें मैंने पहले लिखवाई थी आपको, लिखवा रखी है ना। किसकी दीवारों पर पुष्प आकृतियां बनी हुई है जिन पर गुजराती प्रभाव है, नारी की दुर्बल आकृतियों का अंकन किया गया है, अस्त्र शस्त्रों बता रखा है। तो यही मंदिर है रणकपुर वाले। हाँ, वो चार चौमाई है, चौमुखा है। उसमें भगवान शिव की चतुर्मुखी मूर्ति है, इसमें आदिनाथ जी की है? दोनों एक कैसे हो जाएंगे? सर आपने लिखवा रखा है तब लिखवा रखा है, मैं को जबरदस्ती थोड़ी लिखवाता हूं। तो इतना गुस्से में आके कह रहा है। हाँ, श्यामलदास जी कहते हैं काल भोज जो है, बापा रावल जो महेंद्र है, सेम है। इतिहासकार है तभी तो कहेंगे। अब कोई तुम्हें पूछ ले कि महेंद्र की उपाधि कौन सी बुक में है, श्यामलदास जी की बुक का नाम वीर विनोद। पढ़ लिया? अगला हेडिंग डाले साहित्य। स्थापत्य कला पढ़ ली, अब साहित्य, लिटरेचर। कुंभा ना अच्छा संगीतज्ञ था, संगीत की खूब जानकारी थी कुंभा को, म्यूजिशियन था वो। और उसके जो संगीत गुरु थे उनका नाम था सारंग व्यास। क्या नाम था? कौन थे सारंग व्यास? कुंभा के संगीत। और कुंभा एक वाद्य यंत्र बजाया करता था, वीणा। क्या बजाता था? लिखो दो तीन लाइन, फिर आगे लिटरेचर पढ़ेंगे। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। कुंभा एक अच्छा संगीतज्ञ था, कुंभा वॉज ए गुड म्यूजिशियन। तथा वह वीणा बजाया करता था, एंड ही यूज्ड टू प्ले वीणा।
तथा वह वीणा बजाया करता था, एंड ही यूज्ड टू प्ले वीणा। तथा वह वीणा बजाया करता था, एंड ही यूज्ड टू प्ले वीणा। नीचे लिख लो संगीत गुरु बराबर सारंग व्यास, म्यूजिक टीचर। संगीत गुरु कौन है? सारंग व्यास। कौन है संगीत गुरु? सारंग व्यास संगीत गुरु है। 6 या 6 क्लास के एनसीईआरटी में शायद एक चैप्टर है कि एक दिन अरविंद स्कूल से घर आया। उसने आकर अपनी मम्मी को कहा कि मम्मी हमारे स्कूल में एनुअल फंक्शन है, एनुअल फंक्शन में एक ड्रामा किया जाएगा और ड्रामा में मैं राजा बनूंगा। मम्मी बड़ी खुश हुई कि मेरा अरविंद जब राजा बनेगा तो कड़कती हुई मूछों और फड़कती हुई तलवार लेकर जब मंच पर चलेगा तो कितना सुंदर लगेगा। तभी अरविंद ने अपनी मम्मी से कहा कि मम्मी मेरे साथ मार्केट चलो और मुझे वीणा दिलाकर लाओ। क्या दिलाकर लाओ? क्योंकि जब मैं राजा बनूंगा तो मैं मंच पर बैठकर वीणा बजाऊंगा। मम्मी सोच में पड़ गई कि आखिर ऐसा कौन राजा था जो वीणा बजाया करता था। आओ बच्चों, आज तुम्हें हम समुद्रगुप्त की कहानी सुनाते हैं। किसकी कहानी? समुद्रगुप्त वह राजा हुआ है जिसने बंगाल से लेके कश्मीर तक, बंगाल से लेके अफगानिस्तान तक, कश्मीर से लेके कर्नाटक तक पूरे भारत को बींद के रख दिया था, पूरे भारत पे राज किया था। फिर भी उसके बारे में सबसे बड़ी बात यह है कि वो क्या बजाता था? वीणा बजाता। भाई राजाओं ने तलवारें तो चलाई है, उन तलवारों की टंकारों के बीच में कोई वीणा की झनकार निकाल दे तो वो राजा और तगड़ा है। तो या तो समुद्रगुप्त ने वीणा बजाई या किसने वीणा बजाई? हमने इसलिए बात ये लिखी क्योंकि हम देखेंगे आगे जो कुंभा की सारी किताबें, उनमें अधिकतर किताबें म्यूजिक की है। किसकी है? तो वो तभी लिख सकता है जब वो म्यूजिक का जानकार हो। तो एक अच्छा संगीतज्ञ था, एक वाद्य यंत्र बजाता, कौन सा? वीणा। और उसके संगीत गुरु का नाम क्या था? अब मैं उसकी किताबों के नाम लिख रहा हूं, उतारिए। उतारो देखे। उतार ली? क्या क्या नाम बोलो देखे। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरि वार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। नाम से पता चलता है संगीत का तो जानकार है वो आदमी। तो ऊपर वाले 3 बोलो पहले एक साथ।
कामराज रतिसार हरि वार्तिक। दोबारा बोलो। अब नीचे वाली चार बोलो। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। दोबारा बोलो देखे। सुधा, मीमांसा, दीपिका, राज। संगीत गीत लगाना है सब में। सुधा, मीमांसा, दीपिका, राज। बोलो। संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका, संगीत का। इनमें जो कामराज रतिसार बुक है ना, इसके 7 पार्ट है। कितने पार्ट है लिखो। कामराज रतिसार के आगे लिखो 7 भाग, 7 पार्ट्स। कोई पूछेगा कौन सी पुस्तक 7 भागों में? कौन सी पुस्तक है? कामराज रतिसार। कितने भागों में? पर सबसे अच्छी बुक सबसे लास्ट वाली है। कौन सी? संगीत राज के 5 भाग है। कितने भाग है? लिख लो 5 भाग। और इनके 5 के नाम याद करेंगे अपने। मैं इसके 5 भाग लिख रहा हूं, आप उतारिए। क्या क्या नाम बोलो देखे। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश, नृत्य रत्न कोश। दोबारा बोलो देखे एक बार। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। कुंभाने का पहले तो पढ़ो, फिर गाओ, फिर बजाओ, फिर नाचो। मजा आ जाएगा, रस मिलेगा उसने का। तो पढ़ो, गाओ, बजाओ, नाचो, क्या मिलेगा? तो कौन कौन सी 5 बताओ। पाठ्य रत्न कोश, रस रत्न कोश। सातों के सातों किताबों के नाम बोलो दोबारा। सुधा प्रबंध, कामराज रतिसार, हरिवार्तिक, संगीत सुधा, संगीत मीमांसा, संगीत क्रम दीपिका। संगीत राज के 5 भाग बोलो। पाठ्य रत्न कोश, गीत रत्न कोश, वाद्य रत्न कोश। याद हो जाएगी सारी। अब ये तो कुंभा ने खुद लिखी। फिर कुंभा ने कहा दुनिया में और किसी ने भी किताबें लिखी है क्या? तो उनका हाँ साहब, म्यूजिक की खूब अच्छी अच्छी किताबें कुंभा ने के लाओ। कुंभा ने म्यूजिक की अच्छी अच्छी किताबें पढ़ी। फिर कुंभा ने कहा तो बड़ी बड़ी किताबें हैं, तुम्हारे तो समझ में आएगी नहीं, इतनी बड़ी किताब तुम पढ़ भी पाओगे नहीं। एक काम करता हूं, मैं इन किताबों के नोट्स बना देता हूं। तो कुंभा ने बड़ी किताबों के नोट्स बनाए। बड़ी किताबों के तो नोट्स छोटे होते हैं, बड़े होते हैं। तो बड़ी किताबों को क्या कर दिया? छोटा। और बड़ी किताबों को छोटा करते हैं, उनको बोलते हैं टीका। क्या बोलते हैं? कठिन किताब को सरल करो तब तो है भाष्य। तब तो क्या है? भाष्य। बड़ी किताब को छोटा करो तो कुंभा ने क्या लिखी? लिखो कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। कुंभा की टीकाएं, कमेंट्रीज ऑफ कुंभा। किस किस की कमेंट्री लिखी वो लिख रहा हूं मैं।
ये आता है इसमें, दोनों का होता तो एक ही है, पर यहाँ ये लिखना है, खजाना होता है वैसे, भंडार। बताओ कौन कौन सी? गीत गोविंद, एक बुक का नाम क्या है? गीत गोविंद। राइटर कौन है उसका? मतलब जयदेव ने गीत गोविंद नाम का एक संगीत का ग्रंथ लिखा, कुंभा ने उस पर क्या लिख दी? टीका। सारंगधर की बुक का नाम संगीत रत्नाकर। बाण भट्ट की बुक का नाम चंडी शतक। इन तीनों में टीका किसने लिखी? तो कुंभा ने कौन कौन सी किताबों में टीका लिखी? गीत गोविंद, संगीत रत्नाकर। गीत गोविंद ओरिजिनली किसकी? संगीत रत्नाकर ओरिजिनली किसकी? चंडी शतक ओरिजिनली किसकी बुक है? बाण। पहले बड़ी बात, ये जो गीत गोविंद वाली टीका है, जो जो किसकी बुक है? गीत गोविंद, जयदेव। इस पर कुंभा ने जो टीका लिखी उसका नाम है रसिक प्रिया। क्या नाम है? बाकी दो के अलग से नाम नहीं है, इसका अलग से नाम है, तो आगे लिख लो रसिक प्रिया। आपको याद आया रसिक प्रिया से कुछ? हमीर को वीर राजा कहा गया है, पढ़ा था हमने, लिख लो। अब कोई पूछेगा रसिक प्रिया किसने लिखी? कुंभा ने। कौन सी किताब पे टीका है? गीत गोविंद। गीत गोविंद किसने लिखी? समझोगे ना बात? तो गीत गोविंद वाली टीका का नाम क्या है? रसिक प्रिया। या कोई पूछ ले रसिक प्रिया कौन सी किताब पर टीका है? तो गीत गोविंद ओरिजिनली जो किसकी है? जयदेव की। और रसिक प्रिया किसकी है? कुंभा। अब लिखो कुंभा के नाटक। कुंभा ने नाटक लिखे थे खूब सारे। कुंभा दिन में तलवार चलाता था, रात को नोट्स तैयार करता था। ड्रामाज ऑफ कुंभा, कुंभा के नाटक। बताओ कौन कौन से? अतुल्य चातुरी, मुरारी संगति, नंदिनी वृति, रस नंदिनी। पहला नाटक कौन सा? संस्कृत भाषा में। कौन सी भाषा में? आगे लिखो संस्कृत। है? क्या? इस बार तूने बोला ना तो मैं तेरा खोपड़ा खोलूंगा पहले। संस्कृत। कौन सा नाटक है? नाटक नाम बताओ। अतुल्य चातुर्य। किसने लिखा? कुंभा ने। कौन सी भाषा में? अगला कौन सा? कन्नड़। कन्नड़, कन्नड़ भाषा में। भाई को कर्नाटक की भाषा आती थी? कन्नड़। इंटेलिजेंट आदमी है तू, खाली पढ़ती पढ़ती थक गई। इसने लिखी है। अगली कौन सी बताओ? नंदिनी वृत्ति, मराठी। आता माझी सटकली, मराठी भाषा में। लास्ट कौन सी है? कुंभा ने कहा भाई कुछ ही बुलवा लो, संस्कृत भी आती है, कन्नड़ भी आती है, मराठी भी आती है, पर मजा तो खुद वाली बोल के आता है। मेवाड़ का राजा था तो मेवाड़ की कौन सी? मेवाड़ी। लिखो मेवाड़ी। रस किस में है इसको? अशान कशान। कौन कौन है मेवाड़ के? कौन कौन है? खूब सारे। अशान कशान। हाँ, जैसे बोलते हैं ऐसे कैसे, ऐसे कैसे। राजस्थान में कई जगह बोलते हैं इया किया, कोई बोलता है एन केन, है ना। ये कोई तो भरतपुर साइड वाले को ऐसो कैसो। वैसे वैसे मेवाड़ी क्या कहते हैं? अशान कशान।
क्या कहते हैं? ईशान किशन। हाँ, मेरे एक दोस्त हंसते हैं, किसान किशन मेवाड़ का है। अरे मैं कैसे, अरे देख लो नाम ही उसका ईशान किशान है। आगे लिखो दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। दरबारी विद्वान, कोर्ट स्कॉलर्स। उसके दरबार में विद्वान लोग थे कई। एक विद्वान पढ़ा हुआ है हमारा उसका, बताओ कौन? मंडन। मंडन की किताबें बताओ कौन कौन सी? वास्तु सार, देव मूर्ति प्रकरण, रूप मंडन, कोदंड मंडन, राज वल्लभ। राज वल्लभ के कितने चैप्टर है? क्या क्या जानकारी है? मंदिर और बाजार। और कोदंड मंडन का सब्जेक्ट क्या है? और रूप मंडन का? अब लिखो, कन्हैया व्यास। कन्हैया व्यास ने एक बुक लिखी, एकलिंग महात्म्य। कन्हैया व्यास ने कौन सी बुक लिखी? एकलिंग महात्म्य। अगले लिखो मेहाजी। मेहाजी ने बुक लिखी तीर्थमाला। मेहाजी की बुक का नाम क्या है? तीर्थमाला। 120 तीर्थों की जानकारी है इसमें। कितने तीर्थों की? लिख लो, ब्रैकेट में लिख लेना, 120 तीर्थों की जानकारी। इंफॉर्मेशन अबाउट 120 पिलग्रिम्स। 120 तीर्थों की जानकारी किसने दी है? मेहाजी ने अपनी कौन सी बुक में? तीर्थमाला। कन्हैया व्यास की बुक का नाम? एकलिंग महात्म्य। क्या नाम है? एकलिंग। अगला लिखो नाथा। नाथा की बुक का नाम था वास्तु मंजरी। वास्तु मंजरी क्या नाम था? नाथा मंडन का भाई है। किसका भाई है? लिखो, नाथा के नीचे लिखो, यह मंडन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। दिन में भैया के साथ मकान बनाता, रात में भैया के साथ नोट्स बनाता। यह मंडन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। यह मंडन का भाई था। ही वॉज ब्रदर ऑफ मंडन। अगला लिखो गोविंद। यह मंडन का बेटा था। यही पापा जी और चाचा जी के साथ दिन में मकान बनाता, रात को नोट्स बनाता। लिख लेना गोविंद के नीचे मंडन का बेटा। फिर मैं बुक्स के नाम लिख रहा हूं इसके। द्वार दीपिका। उद्धार धोरिणी। सब वास्तु की किताबें हैं ये। कला निधि। कला निधि के स्टार लगाना, ये क्वेश्चन पूछा हुआ है। और कला निधि के नीचे एक लाइन खाली छोड़ना, और खाली छोड़ के अगली बुक लिखना सार समुच्चय। कौन कौन सी बुक्स है बताओ देखे? द्वार दीपिका, उद्धार धोरिणी, कला निधि, सार समुच्चय। दोबारा बताओ। उद्धार धोरिणी, कला निधि और किसने लिखी? गोविंद ने। गोविंद कौन था? मंडन का बेटा।
ये जो बुक है ना कला निधि, इस कला निधि में ये बताया हुआ है कि मंदिरों के शिखर कैसे बनते हैं। मंदिरों के, तो मंदिरों के शिखर की जानकारी देने वाली किताब कौन सी? जो लाइन खाली छोड़ी उसमें लिखो मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल्स, मंदिरों के शिखर निर्माण की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट शिखर कंस्ट्रक्शन ऑफ टेम्पल। लास्ट कौन सी है? सार समुच्चय। कौन सी है? ये दोनों बाप बेटे बहुत अच्छे वास्तुकार थे, बहुत अच्छे राइटर है, वास्तु पर किताबें लिखी है, दोनों बहुत अच्छे बिस्काधीराज थे। वैद्य क्या थे? वैद्य। दोनों को आयुर्वेद की बड़ी अच्छी जानकारी थी। तो आयुर्वेद पे जो गोविंद ने किताब लिखी है वो कौन सी है? लिखो आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। आयुर्वेद की जानकारी, इंफॉर्मेशन अबाउट आयुर्वेदा। बताओ दोबारा गोविंद की चारों किताबों के नाम बताओ। कला निधि का सब्जेक्ट और सार समुच्चय का सब्जेक्ट। अगले लिखो हीरानंद मुनि। अगले कौन है? हीरानंद मुनि। लिखो यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। यह कुंभा के गुरु थे, ही वॉज गुरु ऑफ कुंभा। इनकी उपाधि लिख लो कविराज। कौन सी उपाधि है? कविराज, टाइटल कविराज। फिर मैं तीन चार के नाम लिख रहा हूं, उतार लीजिए खाली नाम नाम। कौन कौन है बताओ देखे? तिला भट्ट, सोमदेव सूरी, जयशेखर, भुवन। ये लास्ट वाले ना, जयशेखर, भुवन कीर्ति, सोमदेव सूरी, ये सारे जैन थे। तो जैन विद्वान है, लिख लो इनके आगे नाम क्या। कई बार के मेंस में आंसर लिखने में काम आता है कि कुंभा के दरबार में जैन विद्वान भी रहते थे, जैसे तो एक आधे का नाम भी लिख दे आपने, तो उससे वो पता चलता है कि भाई राजा सेक्युलर है, सब धर्मों के लोगों को रखता है। क्योंकि देखो हमने ऊपर पढ़ा है जैनों ने कुंभा ने जैनों के मंदिर बनवाए हैं खूब सारे, जैन विद्वान रहते हैं उसके दरबार में। कहते कुंभा ने जैनों का तो तीर्थ यात्रा कर भी समाप्त कर दिया था। ये नीचे एक लाइन लिख के बॉक्स बंद कर लो ताकि इसके साथ याद रह जाएगी। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा कुंभा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ जैनाज। कुंभा ने जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। कुंभा गोट एबोलिस्ट पिलग्रिमेज टैक्स ऑफ जैनाज। जैनों का तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था। किसने? अब लिख लो कुंभा की उपाधियां, टाइटल्स ऑफ कुंभा।
अब बताओ पहली उपाधि बताओ क्या है? हिंदू सुल्तान। क्या नाम है? हिंदुओं का सुल्तान। हिंदुओं का। मुसलमान राजाओं को हराया तो बाद में उपाधि क्या पड़ गई? हिंदुओं का सुल्तान। सुल्तान के दो मतलब है, एक तो सुल्तान का मतलब सुल्तान होता है, सुल्तान मतलब राजा। एक मतलब होता है रक्षक। क्या होता है? दोनों बात आ गई। हिंदुओं की रक्षा की, मुसलमान राजाओं से लड़ा, इसलिए उपाधि क्या होगी? हिंदू सुल्तान। आपने सिंपल याद रखना है, कुंभा मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा, इसलिए उसको क्या कहा जाता है? भारत में एक बहुत पुराने टाइम एक विद्वान व्यक्ति हुए, उनका नाम था भरत। क्या नाम था? संगीत के बड़े जानकार थे। किसके जानकार थे? तो संगीत के पुराने को जानकार हुए वो कौन हुए? भरत। कुंभा कहता है मैं भी संगीत का जानकार हूं, इसलिए कुंभा को हमने कहा नया भरत। क्या कहा? इसलिए ऊपर देखो नव्य भरत। क्या है? नए को बोलते हैं अभिनव। नए को क्या बोलते हैं? इसलिए क्या हो गया? वो भरत गुरु थे तो भरताचार्य कह दो या भरत कह दो, तो कुंभा संगीत की जानकार रखता है, इसलिए क्या कहलाया? दोनों एक साथ बोलो। तो कुंभा संगीत का जानकार और कारण क्या कहलाता है? अभिनव भट्टाचार्य या नव्य भट्ट। मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए। अगली उपाधि क्या है? रासो मतलब साहित्य। रासो मतलब पृथ्वीराज रासो, बिसल देव रासो, हमीर रासो, ऐसे किताबों का नाम पढ़ते हैं। तो ऐसा राजा जो साहित्य लिखे और साहित्य लिखवाए वो क्या हो जाएगा? तो लिटरेचर में इंटरेस्ट था इसलिए क्या कहलाया? वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है इसलिए क्या कहलाया? दोनों एक साथ बोलो। वो मुसलमान राजाओं के खिलाफ लड़ा इसलिए। अगली उपाधि क्या है? ऐसा राजा जो पहाड़ों पर किले बनवाए। बोलो मैंने क्या बोला? या ऐसा राजा जो पहाड़ों पर बने किले जीत ले। बोलो। कुल मिलाकर जिस राजा के पास पहाड़ों के किले हो, हिली फोर्ट्स हो, उस राजा क्या बोलते हैं? तो हिली फोर्ट्स या पहाड़ी किले रखने के कारण कुंभा क्या कहलाया? लिटरेचर में इंटरेस्ट के कारण, म्यूजिक में इंटरेस्ट के कारण, और मुसलमान राजाओं को हराने के कारण। अगली उपाधि चाप मतलब होता है धनुष। चाप मतलब क्या होता है? जो राजा अच्छा धनुष चलाए उसको क्या कहा जाए? तो कुंभा अच्छा धनुष चलाता है, आर्चर था बहुत अच्छा, इसलिए क्या कहलाया? वो पहाड़ के किले जीतता है, वो साहित्य में रुचि रखता है, वो म्यूजिक में इंटरेस्ट रखता है, वो मुसलमान राजाओं को हराता है। लास्ट वाली उपाधि दो साथ में बोलो। भागवत मतलब भगवान विष्णु। वराह मतलब भगवान विष्णु, मैंने बताया मीर भोज के सिक्कों पर आदि वराह था। हमने पढ़ा भागवत या वैष्णव संप्रदाय जो कृष्ण और संकर्षण की पूजा बताया था। कुंभा कहता है भगवान विष्णु का भक्त हूं। किसका भक्त हूं? इसलिए क्या दो उपाधियां बोलो। कुंभा मुसलमान राजाओं को हराता है इसलिए, संगीत में रुचि रखता है इसलिए, कुंभा साहित्य में रुचि रखता है इसलिए, कुंभा पहाड़ के किले जीतता है, कुंभा धनुष अच्छा चलाता है, कुंभा संगीत का जानकार है। अचलगढ़ के किले में कुंभा के साथ एक उसके बेटे की मूर्ति। बेटे का नाम क्या था? कुंभा कौन से किले में रहता था? कुंभलगढ़। कुंभलगढ़ में कहाँ रहता? तो कहते हैं कुंभलगढ़ में नीचे एक शिव जी का मंदिर है, मामादेव। क्या नाम है? मामादेव मंदिर। और कुंभा डेली, भाई मेवाड़ का राजा एकलिंग जी का दीवान, तो शिव जी की भक्ति तो करे, तो कुंभा सुबह डेली उठ के कुंभलगढ़ में नीचे जाता, मामादेव मंदिर में वहां जो शिवलिंग था उसमें जल चढ़ा के आता। ऐसा कहते हैं वो शिवलिंग 5.5 फीट ऊंचा है। कितना ऊंचा है? मतलब मेरे लगभग इतना। कहते कुंभा बैठा बैठा जल चढ़ाता था। तो क्या डाकी आदमी रहा होगा कि 5.5 तो कितना हो जाता था? बैठा बैठा ही हो जाता। कुंभा का बेटा कौन था? उद्दा। और उद्दा को तेरी तरह लगता था कि कुंभा कब मरेगा और मेरा नंबर कब आएगा। उसके दोस्तों ने कहा कि देख तेरे पापा सुबह शाम दोनों टाइम जिम जाते हैं, तो जल्दी से मरेंगे, तो तू राजा जल्दी से बनेगा। तो उसको लगा कि दिन में खुद ही मार दूं तो मेरा राजा बनने का नंबर आ सकता है। और कुंभा मामादेव मंदिर के पास शिवलिंग में जल चढ़ा रहा था, आंखें बंद करके ओम नमो शिवाय बम बम भोले हर हर। उद्दा गया पीछे से जाके मार दिया। तो कुंभा को उसके बेटे ने मार दिया था। किसने? कौन से किले में? कुंभलगढ़। कौन से किले में? हमें तो अपनों ने लूटा। देखो कुंभलगढ़ किले में, इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभलगढ़ किले में इन कुंभलगढ़ फोर्ट, कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। कुंभा की हत्या उसके बेटे उद्दा ने कर दी थी। कुंभा वॉज मर्डर्ड बाय हिज सन उद्दा। चलो बाकी कल पढ़ेंगे।